हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोग का हिस्ट्री यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का इतिहास है। चैप्टर आप लोग का फर्स्ट है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि आप लोगों का अध्याय पहला है जिसका नाम है, क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न है सभी प्रश्न का आंसर उत्तर बताएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषाओं में एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग भी इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर संक्षेप में लिखने के लिए दिया गया आप लोग का जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, यानी कि पहला क्वेश्चन में आप लोग का कुछ दिया गया, 5 टिप्पणियां लिखने के लिए दिया गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर पहला दिया गया जोसेफे मैत्सिनी पर लिखना है। किस पे? जोसेफे मैत्सिनी पर लिखना है, जो कि आप लोगों को सबसे पहले जोसेफे मैत्सिनी पर लिखना है। और खा वाला दिया गया काउंट कैमलो दे काबूर पर लिखना है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर तीसरा लिखना है, टिप्पणी लिखना है। और फ्रैंकफर्ट संसद पर चौथा लिखना। और जो पांचवा लिखना है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इन पांचों पर टिप्पणी लिखना है। तो एक एक कर्मा वाइज करके यानी कि सीरियल वाइज करके सबसे पहले जोसेफे मैत्सिनी को आप लोगों को हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है? हेडिंग बनाना है। और इसमें लिखना क्या है, देखिए इसमें लिखना है कि वह इटली का एक क्रांतिकारी था, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, यह एक इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म यानी कि इसका जन्म 1807 में जेनवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्साई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले कौन थे? युवा थे, यानी कि क्या थे? युवा थे, यंग मैन थे, ठीक है। और यहाँ पर मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, यानी कि यूनिट थी। नेचुरल क्या था? यूनिट था थी, यानी कि अतः इटली का एकीकरण ही इटली के मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। इस प्रकार से मैत्सिनी पर देखिए प्यारा सा आसान शब्दों में आसान भाषाओं में आप लोग को टिप्पणी लिख करके हो गया खत्म। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे भी हमारी यही पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे तरीके से समझाया जाए ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। खा वाला हमारा क्या टिप्पणी लिखना है? काउंट कैमलो दे काबूर, यानी कि इस पर लिखना है। तो ये क्या कौन थे, इसको भी देख लीजिएगा। काउंट कैमलो दे काबूर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र पर विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमुनियल ने उसे 1852 को आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमार्ट के बीच एक कूटनीति संधि की और अपनी इस कूटनीति चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। और 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया और तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पीडमार्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इस प्रकार से हमारा खा वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए गा वाला क्या दिया गया? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, यानी कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर भी आप लोगों को टिप्पणी लिखना था ना, तीसरा वाला यानी कि गा वाला, सी वाला। तो इस पे देखिए क्या लिखना है, इसके बारे में टिप्पणी आसान शब्दों में बाबू आप लोग को बता रहे ताकि पढ़ने में, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। हाँ, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो छोटा मोटा काम कर दीजिएगा। इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करके आप लोग पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा दिया गया यूनानी स्वतंत्रता युद्ध दिया गया। इसमें क्या लिखना है? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों को भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, यानी कि सभी लोगों का मत को एकत्रित किया, यानी कि इकट्ठा किया। और अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा घ वाला दिया गया फ्रैंकफर्ट संसद। इस पे आप लोग को बताना, फ्रैंकफर्ट संसद वाला भी बता दे रहे हैं कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का अभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वह अपना समर्थन खो बैठे। अतः अंत में प्रसा के राजा के इंकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई, यानी कि क्या हुई, निराशा हुई। और प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई, यानी कि क्या हो गए, भंग, यानी कि खत्म हो गए। ठीक है, आगे देखिए आड़ा वाला यानी कि 5 वाला जो टिप्पणी लिखना था, ये वाला क्या है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। इसमें क्या महिलाओं की क्या भूमिका थी, हमें ये निष्कर्ष करके बताना टिप्पणी लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट और 5 टिप्पणियां भी लिख करके कंप्लीट होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न यानी कि क्वेश्चन हमारा दूसरा स्टार्ट होता है। क्या है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, हमें ये बताना। तो चलिए इसको भी बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखिए आंसर इसका क्या लिखना है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित है। क्या है, ये कदम निम्नलिखित है। पहला क्या है, पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा हमारा क्या है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिससे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। और फिर तीसरा हमारा क्या है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया और नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो आप लोगों का ये जो पॉइंट वाइज है, आप लोग अपने कर्मानुसार इसको कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, थोड़ा मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार इतना समझ ही सकते हैं। ठीक है, और पांचवा अगला जो पॉइंट हमारा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, यानी कि इक्वल, यानी कि सब बराबर हैं। क्या है, सभी नागरिक बराबर हैं। और अगला पॉइंट जो है, नागरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ये वाला हमारा भी यहाँ लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा है, क्षेत्रीय बोली और हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन तीसरा यानी कि प्रश्न तीसरा है, क्या है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, हमें ये बताना। यानी कि जो मारियान और जर्मेनिया थी वो कौन था, हमें ये बताना। तो दोनों को आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, कोई टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के समय
कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मनी अत्यधिक प्रसिद्ध है, यानी कि क्या फेमस है। जिसमें मारियान के बारे में सबसे पहले हेडिंग वाइज बताते हैं, उसके बाद जर्मेनिया के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, मारियान आप लोगों का हेडिंग बन जाएगा। इसमें लिखना क्या है, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये जो आप लोगों को टॉपिक है, पहला चैप्टर यानी कि अध्याय 1 है, इससे यानी कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी, सभी एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को बताया जा रहा है एंड आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है, मारियान इसमें क्या लिखना है, यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीकों का यही नाम दिया है। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को का राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसे अपनी तदात्म्य यानी कि तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस प्रकार से मारियान के बारे में लिख करके कंप्लीट हो गया। जर्मेनिया कौन थी, इसको भी बता दे रहे हैं। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चचुस अभिव्यक्तियों में यह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था, जर्मन तलवार जर्मन राज्य की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। इस प्रकार से यह वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न हमारा चौथा है, यानी कि क्वेश्चन हमारा चौथा 4 वाला है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में पता लगाएं। ठीक है, तो इसको भी बता दे रहे हैं पॉइंट वाइज। इसमें क्या लिखना है, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार है। जिसमें पहला क्या लिखना है कि जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। आगे क्या लिखना है, अगला पॉइंट हमारा संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। अगला लिखना है कि जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई, यानी कि क्या हो गई थी, भावना जाग चुकी थी और इसमें यहाँ के मध्यम वर्गों का योगदान अधिक है। फिर आगे क्या लिखना है, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया जिसमें वह सफल भी हुए। तो ये वाला भी लिख करके कंप्लीट। पांचवा पॉइंट जो है, इस प्रक्रिया में क्या प्रजा के बड़े भूस्वामियों है, यहाँ पर क्या भूस्वामियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट हो गया। और भी आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके भी लिख लीजिएगा, आप नहीं तो 5 ही पॉइंट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसको मार करके या वीडियो को स्टॉप करके भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना याद हो जाए उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट जरूरी है। तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो गया, चौथा क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन 5वां यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिया गया, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर बताते हैं एंड आप लोगों को समझाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखना है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे, यानी कि क्या थे, निम्नलिखित थे। जिसमें पहला था, प्राचीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। दूसरा है, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग का भेद खत्म किया गया। तीसरा हमारा है, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समझ, समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। अगला हमारा है, समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। आगे हमारा क्या है, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और अगला हमारा है, सामंती व्यवस्था को, यानी कि सामंती व्यवस्था को खत्म करने के लिए खत्म किया और किसानों को भू दस्तों और जमींदारी यानी कि क्या, जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाया। जमींदारी है यहाँ पर, ठीक है, जमींदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर 4-5 पॉइंट है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और करना रहता है जो चर्चा करने वाला रहता है। ये संक्षेप में था, चर्चा करने वाला भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना रहता है, इसको भी तैयार करना रहता है। क्यों तैयार करना रहता है, क्योंकि इससे भी आप लोगों को पेपर में यहाँ पर आता है, क्या आता है, क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखिए समझिएगा, यहाँ पर आप लोगों को चर्चा करने वाला जो
है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्या है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों में किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, हमें ये बताना। तो इसका भी आंसर आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। इसमें क्या लिखना है कि उदारवादी की 1848 की क्रांति में वास्तव में तब हुई थी जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देश में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग बनाना है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। सबसे पहले आप लोगों का ये हेडिंग होगा राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। इसमें क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा पहला पॉइंट लिखना है राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा लिखना है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। तीसरा हमें लिखना है जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। चौथा हमारा है कि उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। और जो पांचवा हमारा क्या है, महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। इस प्रकार से हमारा पांचवा भी कंप्लीट, और ये आप लोग का राजनीति वाला कंप्लीट। सामाजिक क्षेत्र में देखिए और फिर उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन यानी कि क्या बदलाव हुए ये भी आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए क्या है कि सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हेडिंग आप लोगों का हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है समझिएगा। देखिए इसमें लिखना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने लगा तथा उसकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। और फिर अगला क्या है, दूसरा पॉइंट है कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। ठीक है, अगला हमारा क्या है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। इसमें क्या लिखना है मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। और अगला पॉइंट हमारा क्या भूदासता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या आर्थिक में कि बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा और ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खोलें। इस प्रकार से यह हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दूसरा क्या है, यूरोप में राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। यानी कि क्या 3 उदाहरण दीजिए। इसमें क्या थे ये हमें बताना, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृत की भी रहा। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार हैं, क्या है इसमें कुछ युग इस प्रकार है जैसे कि फ्रेडरिक सरू का यूटोपिया, क्या था यूटोपिया। इसमें क्या लिखना 1848 ईस्वी में फ्रांस ने फ्रेडरिक सरू ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया और इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिभा की वंदना करते हुए दिखाया गया, जिनके हाथों में मशाल व क्या मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र। इनमें उनकी पोषकाओं को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई तिरंगे झंडे व भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट करने के लिए प्रयास किया गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कार्ल स्पेयर फ्रीडरिच का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा चित्रकार कार्ल क्या हो जाएगा केस्पर फ्रीडरिच ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को क्या हो जाएगा जो यूक्रेन राज्य में कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे वो जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे या किसी को घुटने के बल बैठाने पर
पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्र का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर क्या जर्मन में लिखा हुआ हमसे आज़ादी और समानता ले लो, और यह मानवता का आदर्श रूप है। क्या है? मानवता का आदर्श रूप है। और यह एक यानी कि यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग्य था, क्योंकि वह कहते थे कि वह जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके कई नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वह मुक्ति दाता हैं। इस प्रकार से ये वाला दूसरा हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या है? यूजीन देलाक्रोआ की द मस्केयर एट कियोस फ्रांस के रोमानीवाद चित्रकार देलाक्रोआ ने एक चित्र बनाया था। इसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियोस द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया ताकि देखने वाले को भावनाएं जागृत हो और उनमें क्या है? मानव में यूनानियों के प्रति सहानुभूति क्या हो? उत्पन्न हो। और इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या हो जाएगा? रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति में इसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार से हमारा बाबू दूसरा वाला भी क्वेश्चन का आंसर लिख करके प्रॉपर तरीके से हो गया खत्म। यानी कि क्या हो गया? आप लोगों का दूसरा का जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आप लोगों को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। ठीक है, आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन। यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि किन्हीं, यहाँ पर समझिएगा, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि 19वीं सदी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। जैसे कि क्या है, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड की को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों के रूढ़वादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम व पोलैंड ने विरोध किया और अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण इस प्रकार है, जैसे कि आप लोग का बेल्जियम सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद पोलैंड बताते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम में क्या लिखना है? वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी और मत अनुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था, और अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों को प्रोटेस्टेंट धर्म को शिक्षा देने की राज्य आज्ञा जारी की, और इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया, और इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिसका कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। और अगला हेडिंग हमारा क्या है? पोलैंड में क्या लिखना है? वियना संधि द्वारा ही पोलैंड के दो भागों में बांटा गया, और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु यहाँ पर जब वहाँ के लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ, तो 1848 में पोलैंड में वर्सा में क्रांति आरंभ हुई, और इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया। परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है? चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। हमें ये बताना, यानी कि किस प्रकार भिन्न था, हमें ये बताना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखना है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास
इसका आंसर लिखना है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई, यानी कि रक्त बहाव क्रांति नहीं हुई थी। अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के रूप में नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, जैसे कि 2-4 पॉइंट आप लोगों को पॉइंट बता देना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट में क्या लिखना है, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश पहचान वाले निर्जातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थी। और दूसरा हमें लिखना है, इनमें अंगल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। चौथा पॉइंट लिखना है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया और इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला हो जाएगा। और भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट और है, स्क्रीनशॉट इसको मार करके भी आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो जितना बता दिए उतना भी कर लेंगे, तभी आंसर सही रहेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जैसे कि क्या है क्वेश्चन 5 वाला, यानी कि 5वां प्रश्न है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है 1861-71 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी का उदय हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी, पहला पॉइंट लिखना है, क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया और बुल्गारिया, अल्बेरिया और मैसेडोनिया और क्रोएशिया और बोस्निया और गोविना और स्लोवीनिया और सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे, जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। अगला तीसरा पॉइंट लिखना है, तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालत भयंकर हो गया। चौथा पॉइंट लिखना है, जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट लिखना है, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों का होड़ लग गई और इनसे स्थिति और भी गंभीर हो गई। 6वां पॉइंट यानी कि 6 वाला पॉइंट लिखना है कि यूरोपीय देश जैसे कि कौन कौन से शामिल थे, रूस था, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। उपयुक्त कारणों ने इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगर देखिए आप लोगों को परियोजना कार्य भी आप लोगों को स्कूल कॉलेज में कराया जाता, तो आप लोग भी इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग का ये ऐसे आप बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों का यही सभी क्वेश्चन थे जो कि अभ्यास क्वेश्चन थे, सभी का आंसर आप लोगों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बता दिया गया, आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, छोटा मोटा काम कर दीजिएगा। इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।